हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियोस की और मेडिकल सर्जिकल डिसऑर्डर्स की सीरीज के अंदर जो आपके लिए नया जो डिसऑर्डर मैं लेके आया हूं उसका नाम है हेपेटाइटिस। बहुत ही कॉमन डिजीज है और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक आपके लिए होने वाला है। फ्रेंड्स, हम समझेंगे कि हेपेटाइटिस होता क्या है, हेपेटाइटिस कैसे फैलता है, क्या टाइप्स होते हैं हेपेटाइटिस ए, क्या होता है बी, क्या होता है सी, क्या होता है डी, क्या होता है ई, क्या होता है, इन सब के बारे में देखेंगे। साथ ही साथ ये बॉडी को अफेक्ट कैसे करता है उसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हमारे वीडियो को। हेपेटाइटिस बेसिकली क्या होता है, तो मैं अगर आपको बताऊं कि हेपेट जो वर्ड है HEPAT, इसका मतलब होता है लीवर। और आइटिस जो है, इसके जो किसी भी ऑर्गन के नाम के आगे अगर हम आइटिस जोड़ देते हैं तो उसे हम कह देते हैं इन्फ्लामेशन। तो हेपेट का मतलब है यहाँ पे लीवर और आइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन। तो हेपेटाइटिस मतलब लीवर का इन्फ्लामेशन। तो ये आइटिस वर्ड अगर मान लीजिए अपेंडिक्स के आगे जोड़ देते हैं तो अपेंडिसाइटिस हो जाता है, मतलब अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन। बेसिकली इन्फ्लामेशन होता क्या है? इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन के बाद होने वाली ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गन क्या हो जाता है, स्वेल्ड हो जाता है, टेंडर हो जाता है, रेड हो जाता है, वार्म हो जाता है। ये एक ऐसी सूजन वाली अवस्था है जिसके अंदर जो क्या रिप्रेजेंट करती है, वो ये रिप्रेजेंट करती है कि ये ऑर्गन अभी 8% ठीक नहीं है, इसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है। तो उसी को हम क्या कह देते हैं, उसी इंफ्लामेटरी प्रोसेस को क्या कह देते हैं हम, आइटिस। या हम ये चीज लीवर में हो जाती है तो हम उसे कह देते हैं हेपेटाइटिस। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे डेफिनेशन के अगर हम देखते हैं, बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर इज नॉन एज हेपेटाइटिस। मतलब कि लीवर के अंदर अगर किसी प्रकार के इन्फेक्शन या कारण या अदर किसी कोज के कारण अगर इन्फ्लामेशन हो गया है तो उसे हम क्या कह देते हैं, हेपेटाइटिस। ठीक है, क्या कारण हो सकते हैं? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कोजेज की अगर बात करें, साहब लीवर में किसी के सूजन क्यों आ गई, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या कारण हो सकते हैं उनके बारे में अगर हम देखते हैं तो नंबर 1 सबसे पहले होता है इन्फेक्शन। अब ये इन्फेक्शन भी देखिए, अगर मान लीजिए एक हो सकता है बैक्टीरियल, बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं लीवर का। सेकेंड, फंगस बहुत सारी हैं जो कि लीवर का इन्फेक्शन कोज कर सकती है, जिससे इन्फ्लामेशन हो जाता है लीवर में, तो उसे हम फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। और जो लीवर है उसका फंगल इन्फेक्शन क्या कहलाता है माइकोटिक हेपेटाइटिस। ठीक है, थर्ड आ गया मोस्ट कॉमन कोज, जिसे हम कहेंगे वायरल। वायरसेस जो हैं वो भी क्या करते हैं, हेपेटाइटिस करते हैं। मोस्ट कॉमन जो कोज होता है हमारा वो यही होता है, क्या होते हैं, वायरसेस। जैसे कि हम देखते हैं हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस डी वायरस, हेपेटाइटिस ई वायरस। इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे वायरसेस भी क्या कर सकते हैं, हेपेटाइटिस कोज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे और क्या कारण हो सकते हैं। तो और कारणों में हमने देखा कि कुछ ड्रग्स होती हैं जिन्हें हम हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं नॉर्मली रूटीन में ली जाने वाली पैरासीटामोल। ये पैरासीटामोल लीवर के लिए बहुत ही घातक होती है, फेटल होती है। इसलिए हम क्या चाहते हैं कि हम सोचते हैं कि इन ड्रग्स को जो पैरासीटामोल है जो कि हेपेटोटॉक्सिक ड्रग है वो एक निश्चित मात्रा में और बहुत कम यूज करनी चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी ड्रग्स हैं जिसमें बारबिचुरेट्स आते हैं। बारबिचुरेट्स आपको पता है, बारबिचुरेट्स जो होते हैं वो सीजर्स के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, जैसे कि एमोबार्बिटल हो गया, फिनोबार्बिटल हो गया और बहुत सारी ड्रग्स हो गई। ठीक है, बारबिचुरेट क्लास की। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ एक एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग्स होती है। एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग्स जो कि टीबी के लिए उपयोग में ली जाती हैं, टीबी के उपचार के लिए काम में आती है, वो ड्रग्स भी क्या कर सकती है, लीवर में सूजन कर सकती है। तो इस तरह से हमने देखा कि कुछ ड्रग्स भी होती हैं जो कि लीवर में सूजन कर सकती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई मदर
इन सभी वायरसेस से पीड़ित है या इन सभी वायरसों के कारण होने वाले हेपेटाइटिस से पीड़ित है तो उसके बच्चे में भी ये होने की संभावना होती है। तो हम नेक्स्ट जो कोज कहते हैं वो होता है मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। एक मदर से भी चाइल्ड को ये हो सकता है। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं एक क्लाइंट को हेपेटाइटिस कोज करने के लिए, जिनमें नंबर 1 हम देखते हैं बैक्टीरियल, सेकंड फंगल, थर्ड वायरल, ड्रग्स, मदर टू चाइल्ड भी हो सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि हेपेटाइटिस बहुत सारे कारणों से हो सकता है। जो इनका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई, इन सब का कंपैरेटिव स्टडी एक साथ करेंगे हम, ठीक है। उससे पहले हम देखते हैं कि लीवर में सूजन के कारण मतलब हेपेटाइटिस के कारण क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स क्लाइंट में देखने को मिलते हैं। हेपेटाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो इसके साइन एंड सिम्टम्स को हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 जिसे हम कहते हैं प्री इक्टेरिक फेज या प्री इक्टेरिक स्टेज। सेकंड है हमारे यहां पे इक्टेरिक स्टेज और थर्ड आती है पोस्ट इक्टेरिक स्टेट। प्री इक्टेरिक का मतलब क्या है? यहाँ पे इक्टेरस का मतलब होता है, इक्टेरस जो वर्ड है इक्टेरिस जिससे इक्टेरिक बना है, इक्टेरस का मतलब होता है जॉन्डिस। तो प्री इक्टेरिक का मतलब हो गया जॉन्डिस होने से पहले। तो जॉन्डिस होने से पहले हम क्या देखते हैं क्लाइंट के अंदर, कौन से फीचर्स देखते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं प्री इक्टेरिक स्टेज। इसके अंदर क्या देखते हैं, जैसे ही लीवर में सूजन होती है और क्लाइंट प्री इक्टेरिक स्टेज में आ जाता है तो हम देखते हैं उसको कुछ फ्लू लाइक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फ्लू लाइक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि फ्लू लाइक मतलब जो नॉर्मली वायरसेस के कारण फ्लू हो जाता है, जिसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि क्लाइंट को थकान हो जाती है, फैटिगनेस, ठीक है, वीकनेस, उसे भूख कम लगने लग जाती है, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग मतलब उसे उल्टी जैसा लगता है, जी मितलाता है उसका, नोजिया, वॉमिटिंग। और हम देखते हैं कि मेलाइज, बहुत ही ज्यादा थकान, बॉडी में पेन, ठीक है, पेन होने लग जाता है पूरी बॉडी के अंदर, बॉडी एक जिसे कहते हैं हम, हेडेक होने लग जाता है उसे। तो ये सब चीजें उसके अंदर हम देखते हैं उसके जॉन्डिस होने से पहले। जॉन्डिस के मतलब पीलिया के जैसे लक्षण होते हैं वो आने से पहले उसको ये सब चीजें देखने को मिलती है। साथ ही साथ इसके अंदर हम देखते हैं अब धीरे धीरे जो बिलीरुबिन है, बिलीरुबिन का लेवल क्या होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है, और लीवर के एंजाइम भी बढ़ने लग जाते हैं। कि यहाँ पे अफेक्ट कौन हुआ है, लीवर, तो लीवर के एंजाइम भी उसके अंदर बढ़ने लग जाते हैं, जैसे AST हो गया, ALT हो गया, एल्कलाइन फॉस्फेटेज हो गया, ये सब चीजें क्या होने लग जाती, बढ़ने लग जाती है। और जैसे ही बिलीरुबिन बढ़ने लगेगा, बिलीरुबिन के बढ़ने के कारण हम देखते हैं कि उसके अंदर क्या आ जाते हैं, जॉन्डिस के फीचर, और जॉन्डिस के जो फीचर्स आ जाते हैं उसे ही हम कह देते हैं इक्टेरिक स्टेज। तो जॉन्डिस के अंदर हम देखते हैं कि उसको पीलिया के जितने भी लक्षण होते हैं वो आ जाते हैं, बिलीरुबिन बढ़ने लग जाता है, जैसे हम देखते हैं कि उसका स्किन, उसका मतलब पूरे शरीर का जो स्किन होता है वो भी पीला पड़ जाता है, उसके नेल बेड्स भी पीले पड़ जाते हैं। नेल बेड्स मतलब अपने नाखूनों के ये वाला एरिया, नेल बेड्स भी पीले पड़ जाते हैं। उसका यूरिन भी बहुत ही ज्यादा डार्क कलर का आने लग जाता है, डार्क येलो या टी कलर का यूरिन उसको देखने को मिलता है, और उसका स्क्लेरा भी क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। याद रखिए जो स्क्लेरा होता है अपनी आंख के अंदर जो व्हाइट कलर का पार्ट होता है ये भी येलो हो जाता है। सबसे पहले जो जॉन्डिस का फीचर होता है ये यही देखने को मिलता है, स्क्लेरा में। स्टीटोरिया हो जाता है। स्टीटोरिया का मतलब क्ले कलर का स्टूल। क्ले कलर का स्टूल क्यों हो जाता है, क्योंकि अपने फूड का जो फेट पोर्शन होता है, जो हमने वसा खाई है, जो लिपिड खाया है, जो हमने चिकनाई वाली चीजें खाई है, वो
डाइजेस्ट नहीं होती है। वो क्यों नहीं होती है? क्योंकि बिलीरुबिन जो होता है वही बाइल बना के इंटेस्टाइन में आता है और इस फैट पार्टिकल को, इस फैट पोर्शन को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। तो ये आ नहीं पाएगा इंटेस्टाइन में और डाइजेस्ट ये हमारा फैट पोर्शन नहीं हो पाएगा, जिससे स्टीटोरिया हो जाता है। थर्ड है पोस्ट इक्टेरिक स्टेट। अब इसके अंदर क्या होता है? धीरे धीरे ये क्या होते हैं कि ये जो जॉन्डिस के फीचर हैं वो धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं और पेशेंट क्या होता है? धीरे धीरे क्या होता है? कॉन्वेल्सेंट फेज में चला जाता है। कॉन्वेल्सेंट का मतलब होता है रिकवरी फेज। अब यहाँ पे धीरे धीरे पेशेंट रिकवर हो रहा है, ठीक है। साथ ही साथ वो एनर्जाइज फील करेगा, उसकी एनर्जी क्या हो जाती है? एनर्जी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उस क्लाइंट के अंदर एनर्जी के साथ वो क्या करता है? टास्क पूरे करता है और धीरे धीरे ये सब चीजें बिलीरुबिन वगैरह ये सब चीजें नॉर्मल में आने लग जाती है। तो हम क्या देखते हैं कि पोस्ट इक्टेरिक स्टेज के अंदर क्लाइंट धीरे धीरे रिकवर हो जाता है, जॉन्डिस के फीचर्स चले जाते हैं उसके, और इसके सभी लीवर एंजाइम और बिलीरुबिन का लेवल भी नॉर्मल आ जाता है। तो ये हो गए इसके साइन एंड सिम्टम्स जो नॉर्मली टिपिकली सभी प्रकार के हेपेटाइटिस में देखने को हमें मिलते हैं। तो ये सब चीजें हम देख के ये कहते हैं कि अगर भले कोई सा भी हेपेटाइटिस हो, हेपेटाइटिस ए हो, बी हो, सी हो, डी हो या ई हो, आपको ये लीवर की सूजन के जो टिपिकल साइन एंड सिम्टम्स हैं सभी हेपेटाइटिस में देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं हेपेटाइटिस की ये जो पांचों फॉर्म्स है, हेपेटाइटिस ए वायरस डिजीज, हेपेटाइटिस बी वायरस डिजीज, हेपेटाइटिस सी वायरस डिजीज, हेपेटाइटिस डी वायरस डिजीज और हेपेटाइटिस ई वायरस डिजीज, इन सभी डिजीज का सेपरेटली और कंपैरेटिव स्टडी करते हैं एक साथ, ताकि हम भविष्य में इन सभी से रिलेटेड अपन कंफ्यूजन ना रहे हमारे दिमाग में। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो पांचों वायरसेस हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, ये पांचों के अंदर सिर्फ और सिर्फ हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो डीएनए वायरस है। वो कौन सा वायरस है? डीएनए वायरस। इसके अलावा ये सभी आरएनए वायरसेस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग वी शुड नॉट कि यहाँ पे हेपेटाइटिस बी मात्र ऐसी बीमारी है जो कि डीएनए वायरस से हो रही है, और चारों वायरसेस जो बचे हुए हैं वो कौन से हैं? आरएनए वायरसेस, ठीक है। ये होगी फर्स्ट थिंग। सेकेंड जो हमारे को ध्यान रखने की चीज है वो है कि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई ये दोनों के दोनों अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस के कारण होते हैं। अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस से रिलेशन है अनसेफ वाटर और फूड की सप्लाई। अनहाइजीनिक वाटर और अनहाइजीनिक फूड की सप्लाई के कारण होता है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो है बीमारी वो खाने के थ्रू, मतलब खाने और पीने के थ्रू होती है। खाने और पीने से मतलब है कि खाना या तो वो अनहाइजीनिक होगा, पीने का मतलब है वाटर का अनहाइजीनिक होना, मतलब डर्टी वाटर सप्लाई हम कह सकते हैं। तो ए और ई जो है वो है फीकल ओरल रूट से फैलने वाले। फीको ओरल से रिलेटेड मतलब हो गया यहाँ पे कि हेपेटाइटिस ए वायरस डिजीज और हेपेटाइटिस ई वायरस डिजीज के जो वायरसेस होते हैं वो मोशन के थ्रू, स्टूल के थ्रू क्या होते हैं? ये पास हो जाते हैं। और अगर मान लीजिए ये वाटर या अदर जो चीजें हैं, खाने पीने की चीजें, उनके साथ अगर इनका कांटेक्ट हो जाता है तो ये आगे वाले व्यक्ति को ये क्या हो सकती है? पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर हो जाते हैं ये वायरसेस, और उनमें भी यही डिजीज कोज कर देते हैं। साथ ही साथ अगर बी और सी और डी को हम देखते हैं तो ये तीनों के तीनों जो हैं ये ब्लड और बॉडी के फ्लूइड्स से फैलते हैं। ब्लड या बॉडी का कोई भी फ्लूइड जो अगर मान लीजिए किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में आ जाता है, कांटेक्ट में आ जाता है, तो ये क्या होती है? डिजीज ट्रांसमिट होती है। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के कहीं पे कोई कट लगा हुआ है, वहां से ब्लड निकला और वो ब्लड किसी थर्ड पर्सन के कट के अंदर अगर मान लीजिए या और किसी भी माध्यम से अगर मान लीजिए उसके ब्लड के कांटेक्ट में आ जाता है तो उस थर्ड पर्सन में भी डिजीज होने की संभावना हो जाती है। तो मतलब ब्लड या बॉडी का कोई भी फ्लूइड जिसके अंदर हमने यहाँ पे कहा हुआ है कि सलाइवा हो गया, सीमन हो गया और टीयर्स हो गए, ये सब चीज अगर किसी अनइन्फेक्टेड आदमी के कांटेक्ट में आ जाती है तो वो भी इन्फेक्ट हो जाता है। तो ये हो गए बी, सी और डी। तो जो हेपेटाइटिस ए है
इसको हम सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि हेपेटाइटिस ए डिजीज जो है वो फीको ओरल रूट से फैलती है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि फीको ओरल रूट से फैलने वाला हेपेटाइटिस कौन सा है, तो हमारा जो आंसर होता है हेपेटाइटिस ए। अगर वहां पे ऑप्शन ई भी होता है तो हमारा आंसर वो भी होता है। ठीक है। सेकेंड, इसका इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड से हमारा मतलब होता है कि हेपेटाइटिस ए वायरस एक बार बॉडी में एंटर करने के बाद जो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स जो अराइज होते हैं उनके बीच में कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे है कि हेपेटाइटिस ए के लिए जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 15 to 45 डेज लग जाते हैं। साथ ही साथ किन लोगों में होता है, तो मैंने आपको बताया कि रिस्क फैक्टर है इम्प्रॉपर हाइजीन वाले लोग, अनसेफ वाटर का कंज्यूम करने वाले लोग और अनसेफ फूड कंज्यूम करने वाले लोगों में ये होने की संभावना ज्यादा होती है। ट्रांसमिशन कैसे होएगा कि हेपेटाइटिस ए वायरस होता है वो क्लाइंट के अंदर उसकी इंटेस्टाइनल के थ्रू स्टूल के साथ पास हो जाता है, और वही स्टूल अगर मान लीजिए किसी वाटर बॉडी के कांटेक्ट में है, किसी फूड हैंडलर के कांटेक्ट में आता है, तो वो फूड हैंडलर और वाटर सप्लाई ये दोनों चीजें क्या हो सकती है, किसी थर्ड पर्सन को भी ये चीज फैला सकती है। तो हम यहाँ पे कहते हैं ट्रांसमिशन होता है फीको ओरल रूट से, पर्सन टू पर्सन भी हो जाता है, किसी एक व्यक्ति का किसी दूसरे अनइन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में आने से भी ये हो जाता है, और साथ ही साथ कंटामिनेटेड फूड और वाटर सप्लाई मैंने आपको बता ही दिया है। डायग्नोसिस की बात करते हैं तो डायग्नोसिस हम इसकी एंटीबॉडी अगर बॉडी के अंदर देखने को मिलती है, हेपेटाइटिस ए वायरस की एंटीबॉडी अगर बॉडी में देखने को मिलती है, मतलब एंटीबॉडी दो प्रकार की है यहाँ पे हेपेटाइटिस ए के लिए, IgG-M और IgG-A। IgG-M अगर उसके अंदर प्रेजेंट है हेपेटाइटिस ए वायरस की, IgG-M पॉजिटिव है, IgG-M का मतलब होगा इम्यूनोग्लोबुलिन एम। इम्यूनोग्लोबुलिन एम का प्रेजेंट होना मतलब ये बता रहा है कि उस क्लाइंट के अंदर अभी इन्फेक्शन प्रेजेंट है। इन्फेक्शन प्रेजेंट है मतलब ऑन गोइंग इन्फेक्शन है। ठीक है। अगर मान लीजिए इम्यूनोग्लोबिन जी प्रेजेंट है मतलब ये इन्फेक्शन रिकवर हो गया है, ये पहले वाले इन्फेक्शन के बारे में बता रहा है। मींस IgG जो बता रहा है वो प्रीवियस इन्फेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ प्रिवेंशन के लिए मैंने आपको बताया कि अगर ये हो ही रही है, अनसेफ फूड और वाटर सप्लाई से हो रही है, तो हम क्या करते हैं कि हम प्रिवेंशन करने के लिए, याद रखिए सभी प्रकार के हेपेटाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए जो मेन सबसे चीज है वो है हैंड वॉश। स्ट्रिक्ट हैंड वॉशिंग जो है, अगर मान लीजिए अपन स्ट्रिक्ट हैंड वॉशिंग कर रहे हैं तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हेपेटाइटिस होने की खतरा बहुत ही कम हो जाता है। तो सबसे पहला जो प्रिवेंशन का हमारा जो मेजर होता है वो होता है स्ट्रिक्ट हैंड वॉशिंग। सेकंड है स्टूल प्रिकॉशंस, क्योंकि अब हमने देखा है कि जो हेपेटाइटिस ए का जो वायरस है वो स्टूल के थ्रू क्या होता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को क्या हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ स्टूल करते हैं। यहाँ पे जो उस क्लाइंट का जो स्टूल होता है, उसका जो फीश होता है, जो उसका मोशंस जो उसने पास किए हैं, वो हम क्या करते हैं, प्रॉपरली डिस्पोज करते हैं, किसी थर्ड पर्सन के कांटेक्ट में वो ना आने पाए। ठीक है। इसके अलावा अगर मान लीजिए हेपेटाइटिस ए हो गया है फिर, तो हम उसे क्या देते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होते हैं, ये डायरेक्टली हेपेटाइटिस ए वायरस को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं और उस क्लाइंट को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देते हैं अगेंस्ट हेपेटाइटिस ए वायरस डिजीज के अगेंस्ट। तो ये हो गया हमारा हेपेटाइटिस ए। सेकेंड हम देखते हैं हेपेटाइटिस बी। मैंने जैसा कि बताया कि हेपेटाइटिस बी इन सभी हेपेटाइटिस के अंदर एकमात्र ऐसा है जो डीएनए वायरस है, और ये जो होता है वो होता है ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आने के कारण। ठीक है। ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स अगर मान लीजिए किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति का किसी अनइन्फेक्टेड व्यक्ति के कांटेक्ट में आ गया है, तो उसे हेपेटाइटिस वायरस बी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। हम यहाँ देखते हैं कि हेपेटाइटिस बी जो वायरस है इसके 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 HBsAg, HBsAg और HBeAg। HBsAg का मतलब है यहाँ पे सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन और हेपेटाइटिस बी एनवलप एंटीजन। ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी की 3 फॉर्म्स होती हैं, हेपेटाइटिस
एस, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस एस का मतलब हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस बी सी मतलब हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन, और एच बी ई ए जी मतलब हेपेटाइटिस बी एनवलप एंटीजन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब बात आती है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, कि एक बार अगर मान लीजिए बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर ये क्या हो गया, हेपेटाइटिस बी वायरस एंटर कर गया, तो हम देखते हैं कि इसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स अराइज हो जाते हैं 45 टू 180 डेज के बाद। कौन लोग हैं जो रिस्क फैक्टर्स हैं? देखिए, ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट होने की क्या क्या संभावनाएं होती है। ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट होने की संभावनाएं होती है आईवी ड्रग यूजर्स को, जिसे मान लीजिए कुछ लोग होते हैं जो आईवी ड्रग्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं, वो एक ही सिरिंज को क्या करते हैं, सभी लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, तो एक ही व्यक्ति का ब्लड सभी लोगों के अंदर क्या हो जाता है, संपर्क में आ जाता है। रिलेटेड उन लोगों के अंदर क्या हो जाता है, आईवी ड्रग यूजर्स के अंदर हेपेटाइटिस बी वायरस अगर एक व्यक्ति को है तो सभी को फैलने की संभावनाएं हो जाती है। ठीक है, और हमने देखा है कि अगर मान लीजिए एक क्लाइंट का 0.0004 ml अगर ब्लड, मतलब 1 ml का 4000वां हिस्सा, इतना सा ब्लड भी अगर कांटेक्ट में आ जाता है और उसके अंदर हेपेटाइटिस बी वायरस है, तो उस व्यक्ति को पूरी संभावनाएं हो जाती है उसको हेपेटाइटिस बी वायरस होने की, डिजीज होने की। तो हम क्या कहते हैं, हम देखते हैं कि आईवी ड्रग यूजर्स को यह संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म पे पेशेंट डायलिसिस के लिए जाए जा रहे हैं उनके अंदर भी ये देखने को मिलता है। और हेल्थ केयर वर्कर्स जो इतनी बीमारियों के बीच में घिरे हुए होते हैं, अगर वो भी अच्छे से ग्लव्स वगैरह नहीं करते हैं यूज, और वो अनसेफ प्रैक्टिसेस कर रहे हैं यहाँ पे, तो उनके अंदर भी हेपेटाइटिस बी वायरस होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इंडिविजुअल्स एट रिस्क जो है हमारे यहाँ पे वो होते हैं आईवी ड्रग यूजर्स, लॉन्ग टर्म डायलिसिस वाले पेशेंट्स और हेल्थ केयर वर्कर्स। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांसमिशन की। ट्रांसमिशन देखिए, बॉडी के सभी फ्लूइड्स और ब्लड प्रोडक्ट से ये फैल रहा है। ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट से अपना मतलब है पीआरबीसी हो गया, एफएफपी हो गया, और क्रायोप्रेसिपिटेट्स हो गए, और डब्ल्यूबीसी पैक्स हो गए। ये सभी के सभी ब्लड और ब्लड के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सभी से ये होने की संभावना होती है। बॉडी फ्लूइड्स की बात करते हैं तो सलाइवा हो गया, सीमन हो गया, टीयर्स हो गए। ठीक है, ब्लड के अलावा जैसे कि हमने बात करी, लार हो गया, सीमन हो गया, आंख के आंसू हो गए, ये सब चीजें भी क्या कहती हैं, ये हेपेटाइटिस बी वायरस फैलाने की पूरी संभावनाएं रहती है। इसके अलावा सेक्सुअल कांटेक्ट से भी ये वायरस क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। पेरीनेटल, एक मदर के जो प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान जब डिलीवरी होती है, तो उस डिलीवरी के दौरान और उससे आगे पीछे वाले दोनों टाइमिंग्स के अंदर, थोड़े पहले और थोड़े बाद में, पेरीनेटल जो टाइम होता है, उसी पूरे टाइमिंग के दौरान भी एक मदर से बच्चे को होने की भी पूरी संभावनाएं होती है हेपेटाइटिस बी वायरस होने की। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्लड प्रोडक्ट्स, बॉडी फ्लूइड्स, इन सभी से होने की संभावनाएं होती है हेपेटाइटिस बी वायरस डिजीज। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस के लिए कैसे पता करें? हम देखते हैं कि अगर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन अगर पॉजिटिव आया है, HBsAg पॉजिटिव आया है, तो हम उसे क्या कहते हैं कि वो क्लाइंट इन्फेक्शियस स्टेट में है। ठीक है, और अगर मान लीजिए उस हेपेटाइटिस बी वायरस के अगेंस्ट क्या हो गई, एंटीबॉडीज डेवलप हो गई है, जिसे हम एंटी HBV कह रहे हैं, अगर वो उसका पॉजिटिव है, मींस वो क्लाइंट क्या हो गया है, रिकवर हो गया है, इम्यून हो गया है, किसके अगेंस्ट, हेपेटाइटिस बी वायरस डिजीज के। तो ये हो गया हमारा डायग्नोसिस। अब हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए इससे प्रिवेंट करना है, लोगों को बचाना है, तो क्या करना है साहब, उनको सबसे पहले तो हम हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन देते हैं। साथ ही साथ हेल्थ केयर वर्कर्स को ये समझाते हैं कि जितने भी शार्प्स इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जितने भी निडल्स होती हैं, उन सबको प्रिकॉशंस रखें, उनको सावधानी से उनको डिस्पोज करें, सावधानी से उनको हैंडल करें। इसके अलावा अगर मान लीजिए फिर भी अगर उनके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो हम उसे क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं इम्यूनोग्लोबिन्स लेने के लिए। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होती है हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट, वो हम उनको एडमिनिस्टर करते हैं। तो ये हो गया हेपेटाइटिस बी। अब यहाँ पे देखिए, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी, इन दोनों के अंदर एक जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि हेपेटाइटिस ए को हम लोग इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस कहते हैं, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस
कहते हैं, जबकि हेपेटाइटिस बी को हम क्या कहते हैं, सीरम हेपेटाइटिस। सीरम हेपेटाइटिस, ठीक है, क्योंकि ये सीरम के थ्रू फैल रहा है। ब्लड का जो सीरम होता है और ब्लड प्रोडक्ट्स में जो सीरम होता है, बॉडी फ्लूइड्स के जो सीरम होते हैं, ठीक है, इन सभी के थ्रू ये क्या कर रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो इसे हमने क्या कहा, जो हमारा हेपेटाइटिस ए है उसे हमने इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस कहा और हेपेटाइटिस बी को हमने कहा सीरम हेपेटाइटिस। नेक्स्ट अब हम देखते हैं हेपेटाइटिस सी को। हेपेटाइटिस सी जो है वो भी हेपेटाइटिस बी की तरह ही ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट से फैलता है, ठीक है, ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट से फैलता है और साथ ही साथ जो जितने भी बॉडी फ्लूइड्स हैं उनसे भी फैलता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 30 to 120 डेज होता है आईवी ड्रग्स यूजर्स के अंदर। और ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड के बाद, ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर कंटिन्यूसली वो पेशेंट करवा रहा है तो उसमें बहुत ही ज्यादा यहाँ पे संभावना हो जाती है हेपेटाइटिस सी होने की। तो यहाँ पे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि पोस्ट ट्रांसफ्यूजन जो क्लाइंट्स होते हैं उनके अंदर कौन सा हेपेटाइटिस सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो हमारा जो आंसर होता है वो होता है हेपेटाइटिस सी, ठीक है। अब बात होती है कि इसका ट्रांसमिशन वही ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स और बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू होता है। तो हम कहते हैं कि सेम एज हेपेटाइटिस बी वायरस की तरह ही इसका ट्रांसमिशन होता है। इसका डायग्नोसिस के लिए हम देखते हैं कि एंटी HCV जो हमारा एंटीबॉडी होता है वो हम करवाते हैं, एंटीबॉडी हेपेटाइटिस सी वायरस करवाते हैं। अगर मान लीजिए वो पॉजिटिव है मतलब उस क्लाइंट को हेपेटाइटिस सी हुआ है, ठीक है। क्या करते हैं, हम वही करते हैं क्योंकि ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स के कांटेक्ट में कोई अनइन्फेक्टेड आदमी ना आने पाए, इसलिए हम नीडल प्रिकॉशंस करते हैं। बार बार ट्रांसफ्यूजन से ये हो रहा है तो हम क्या करते हैं कि ट्रांसफ्यूजन किए जाने वाले ब्लड को स्क्रीनिंग किया जाता है, उसको बार बार चेक किया जाता है कि उसके अंदर कहीं हेपेटाइटिस सी वायरस तो नहीं है। तो ठीक है, अगर वो चेक करने के बाद ही हम प्रेस्क्राइब करते हैं कि किसी क्लाइंट को ये चढ़ाया जाए या ट्रांसफ्यूज किया जाए। तो ये हो गया हमारा हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस डी भी मैंने जैसे कि आपको बताया है कि ये भी ब्लड प्रोडक्ट्स और बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू ही ये क्या होता है, एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट को होता है, ठीक है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 30 to 90 डेज है। और ये याद रखना, एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कौन सा हेपेटाइटिस वायरस जो डिजीज है वो हेपेटाइटिस बी की प्रेजेंस में ही होता है। मतलब ये कोई इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस बी अगर किसी व्यक्ति को है तो हेपेटाइटिस डी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो याद रखना ये हमेशा तभी होगा जब किसी क्लाइंट को हेपेटाइटिस बी होता है। दिस इज द को इन्फेक्शन ओनली फाउंड व्हेन पेशेंट इज HBsAg पॉजिटिव। मतलब हेपेटाइटिस बी वायरस से अगर मान लीजिए वो क्लाइंट इन्फेक्ट है तभी ये डिजीज होने की संभावना होती है, उन्हीं में ये पाया जाएगा। दूसरा एक और मेन चीज कि ये मेडिटेरेनियन जो एरिया है उसमें और मिडल ईस्टर्न जो एरिया है वहां पे ये बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसा भी पूछ लिया जाता है मेडिटेरेनियन और मिडल ईस्ट एरियाज में जो पाया जाता है वो कौन सा हेपेटाइटिस वायरस डिजीज है। तो हमारा यहाँ आंसर होता है कि हेपेटाइटिस डी वायरस डिजीज उन लोगों में होता है। इसका ट्रांसमिशन सेम हेपेटाइटिस बी वायरस की तरह ही है। प्रिवेंशन भी हम उसी की तरह कर लेते हैं इसका कि हाँ भाई ब्लड प्रोडक्ट्स कांटेक्ट में ना आने पाए। मतलब ये अगर मान लीजिए हेपेटाइटिस बी की प्रेजेंस में ही ये हो रहा है तो हमारे को सबसे पहले हेपेटाइटिस बी उस क्लाइंट को नहीं होने देना है। तो ऑब्वियस सी बात है उस क्लाइंट को हेपेटाइटिस डी भी नहीं होगा, ठीक है। हाँ, इसको डायग्नोस कैसे करेंगे, हेपेटाइटिस डी का अगर एंटीजन उस क्लाइंट में प्रेजेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर हेपेटाइटिस डी वायरस डिजीज प्रेजेंट है, ठीक है। अब आते हैं हेपेटाइटिस ई की बात। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई ये दोनों फीको ओरल रूट से फैलते हैं। मतलब स्टूल और अनसेफ वाटर सप्लाई और अनसेफ या अनहाइजीनिक फूड से ये क्या करते हैं, फैलते हैं। तो यहाँ पे इसको भी मैंने कहा कि ये फीको ओरल रूट से फैलने वाली डिजीज है। साथ ही साथ 21 to 45 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अनसेफ फूड और अनसेफ वाटर सप्लाई से ये होता है। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि ये वैसे तो यूजुअली कॉमन इन्फेक्शन होता है,
ठीक है, नॉर्मली ये ठीक हो जाता है। परंतु अगर मान लीजिए ये प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर मान लीजिए हेपेटाइटिस ई वायरस की डिजीज हुई है तो ये बहुत ही फैटल होता है। ये मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी को बढ़ाने वाला होता है, बहुत ही फेटल हो जाता है, घातक हो जाता है प्रेग्नेंट लेडीज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर हो जाता है तो ये बहुत ही फेटल है। ठीक है, बहुत ही घातक है, बहुत ही जानलेवा है। ठीक है, और ट्रांसमिशन की बात करें तो हाँ साहब, ये भी हेपेटाइटिस ए की तरह ही हो रहा है, अनसेफ वाटर, अनसेफ फूड सप्लाई से होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम क्या करते हैं कि जिस भी क्लाइंट को कोई भी पानी वगैरह म्युनिसिपल सप्लाई का यूज़ कर रहे हैं उसको बार बार हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करने के बाद ही उपयोग में लेते हैं। उसको उबालते हैं, उसको क्लोरीनेशन करते हैं, ये सब चीज़ें प्रोसेस करने के बाद ही हम उस पानी को यूज़ करते हैं। साथ ही साथ जो हमारा फूड को हैंडल करने वाले लोग हैं उनको भी हम वैक्सीनेट करते हैं, फिर भी उन लोगों से हम फूड को लेते हैं, उनसे फूड डिलीवर करने के लिए उनको अलाउ करते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे हेपेटाइटिस ई का प्रिवेंशन। ये भी अगर मान लीजिए अगर डायग्नोस करना है कि किसी क्लाइंट के अंदर हेपेटाइटिस ई डिजीज प्रेजेंट है तो हम एंटीबॉडी HEV करवा लेते हैं। एंटीबॉडी हेपेटाइटिस ई वायरस देख लेते हैं, स्क्रीन कर लेते हैं, अगर ये प्रेजेंट है तो उस क्लाइंट के अंदर हेपेटाइटिस ई डिजीज प्रेजेंट है। तो ये हो गया हमारा हेपेटाइटिस के सभी टाइप्स। आजकल जो एक नया हेपेटाइटिस जी आया है वो एक और 6th फॉर्म है हेपेटाइटिस का। हेपेटाइटिस जी वायरस जो है वो हम देखते हैं कि वो भी ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स के साथ ही ट्रांसमिट होता है। वो भी एक तरह का ब्लड बॉडी फ्लूइड्स और ब्लड प्रोडक्ट से ही होने वाला हेपेटाइटिस का फॉर्म है। साथ ही साथ ये किन लोगों में मिलता है, ये भी उन्हीं में मिलता है जो कि IV ड्रग यूजर्स हो गए, हेल्थ केयर वर्कर्स हो गए, इन सब में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी क्या होता है कि एक तरह से सीरम हेपेटाइटिस की तरह ही होता है। इसका प्रिवेंशन हेपेटाइटिस बी की तरह ही हम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे हेपेटाइटिस के फॉर्म्स। अब सभी हेपेटाइटिस को बचाने के लिए क्या किया जाए, याद रखते हैं हम, हेपेटाइटिस सभी बच जाएं इसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, सिर्फ हेपेटाइटिस ही नहीं, जितनी भी बीमारियां हैं उन सबको हम बचा सकें, उन सब से बच सकें, उसके लिए एक ही सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे हमारा स्टेप होता है, वो होता है स्ट्रिक्ट हैंड वॉशिंग। स्ट्रिक्ट हैंड वॉशिंग अगर हम कर रहे हैं, एक व्यक्ति को छूने के बाद हम हैंड वॉश कर रहे हैं, फिर दूसरे व्यक्ति को हम छू रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हर एक डिजीज होने की 90% से ज़्यादा चांसेस कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे को जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है स्ट्रिक्ट हैंड वॉशिंग। तो हमारे को क्या करना होता है प्रिवेंशन के लिए, जो पहली चीज है वो है स्ट्रिक्ट हैंड वॉशिंग, वो हम ध्यान रखते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि जितने भी फूड है, जितने भी वाटर सप्लाई है, उसको ट्रीटमेंट के बाद ही उपयोग में लाते हैं। इसलिए कोई भी वाटर सप्लाई और कोई भी फूड जो हम कंज्यूम करने जा रहे हैं वो हम हमेशा ट्रीटमेंट के बाद, उसको साफ करने के बाद, उसको धोने के बाद ही उपयोग में लें। तो इस तरह से हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई का खतरा बहुत कम हो जाता है। हेपेटाइटिस बी, सी और डी, इन तीनों को कम करने के लिए हम अवॉइड करते हैं कि किसी व्यक्ति का ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स उसके कांटेक्ट में न आने पाए। साथ ही साथ हम क्या करते हैं कि उसके बॉडी फ्लूइड से भी खुद को बचाते हैं। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन या हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस डी, ये बीमारियां अगर किसी व्यक्ति को हो रखी है तो उनसे हम सेक्सुअली कांटेक्ट में नहीं आते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी जो सरफेस एंटीजन है वो एक बार निगेटिव होने के बाद हम उन लोगों के साथ हम कांटेक्ट में आ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हाँ साथ ही साथ हम ये भी करते हैं कि ये जो नीडल्स होते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान रखने की है कि इन लोगों के जो शार्प्स होते हैं जो इनके लिए यूज किए गए हैं, जैसे कि ब्लेड हो गया, नीडल्स हो गए, वायर्स हो गए, ये सब चीज़ें, इनके जो शार्प्स हैं इनको हैंडल करते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए। और साथ ही साथ निडल प्रिकॉशंस भी रखनी चाहिए। अगर फिर भी किसी प्रकार के कांटेक्ट में एक्सीडेंटली आ जाते हैं तो सीधे जाके हम क्या करते हैं, प्रोफिलैक्सिस लेते हैं और हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स लेते हैं। तो ये सब चीजें हमारे को ध्यान रखनी होती है। अब बात करें इनके कॉम्प्लिकेशंस की कि ये सारे वायरसेस जो डिजीज करते हैं ये कॉम्प्लिकेट कैसे हो जाते हैं, क्या ऐसा बॉडी के अंदर करते हैं जिसके कारण क्लाइंट की डेथ होती है। तो कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं तो ये जो वायरसेस हैं ये कॉम्प्लिकेशंस के तौर पे
उस क्लाइंट के अंदर क्रोनिक लीवर डिजीज कोज कर देते हैं, क्रोनिक लीवर डिजीज कोज कर देते हैं, या फिर सिरोसिस ऑफ लीवर कोज कर देते हैं। उनके अंदर फुलमिनेंट हेपेटाइटिस हो जाता है, उनके अंदर हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा हो जाता है, जिसे हम कैंसर ऑफ लीवर कहते हैं। तो ये सभी वायरसेज कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेट होके ये सब बीमारियां कर देते हैं, जिसके कारण क्लाइंट की डेथ हो जाती है। इनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा, CA ऑफ लीवर, कैंसर ऑफ लीवर। तो इस तरह से ये कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो आशा करता हूं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करिए, जिससे कि ऐसे ही और वीडियोज आपको सबसे पहले आपको देखने को मिले। इसके अलावा अगर आपको वीडियो सच में पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। अगर आप कमेंट करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अप्रिशिएबल होता है, तो आप जरूर कमेंट करिएगा। आप हमारे को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहां पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे हम नर्सिंग अधिकारी पेज पे हैं, और इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे भी नर्सिंग अधिकारी पेज को फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारा जो नर्सिंग अधिकारी चैनल है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं बहुत सारी वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन, बहुत सारे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस डालता हूं, साथ ही साथ बहुत सारे वीडियोस के शॉर्ट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।